बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिफ़ खोखर है जी। एंड आज हम आपके सामने पाकिस्तान स्टडीज़ के आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन एंड सोसाइटी के सब्जेक्ट का फ़र्स्ट लेक्चर आपके सामने पेश करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मेरी हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकें ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडरस्टैंड करें कि ब्रिटिश एम्पेरियलिस्टिक डिज़ाइन जो था वो क्या था और कॉलोनाइजेशन और मर्केंटाइलिज्म क्या होता है। मेरी ख्वाहिश है कि इस लेक्चर के बाद आपको किसी एक फाउंडेशनल किस्म का आपको नॉलेज होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह वजूद में आई, कॉलोनाइजेशन क्या होती है और इसका मर्केंटाइलिज्म जो कि इसका इकोनॉमिक ऑफशूट है। अगर हम कॉलोनाइजेशन को, कलोनियलिज्म को एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन या एक टर्म कंसिडर करें तो मर्केंटाइलिज्म जो इसका इकोनॉमिक काउंटर पार्ट है उसको भी हम ज़रा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया जी। सबसे पहले हम कॉलोनाइजेशन को, कॉलोनियलिज्म को देखेंगे। उसके बाद हम ब्रिटिश चार्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला 1600s के अंदर, हम उसको देखेंगे। फिर हम हल्की सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1600 टू 1757, और उसके बाद जब कंपनी का रूल इंडिया पे शुरू हुआ फ्रॉम 1757 टू 1857, ये 100 ईयर्स कंपनी रूल को भी हम देखेंगे। और फिर अगले लेक्चर्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे और आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग लेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियलिज्म होता क्या है। एक जो कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी है उसकी डेफिनेशन हमारे सामने है। वो डेफिनेशन कहती है कि द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री डायरेक्टली कंट्रोल्स लेस पावरफुल कंट्रीज एंड यूजेस देयर रिसोर्सेज टू इंक्रीज इट्स ओन पावर एंड वेल्थ। डेफिनेशन बड़ी एक्सप्लिसिट है कि एक ताकतवर मुल्क अपने मिलिट्री माइट के थ्रू या अपने उनके ऊपर कब्ज़ा करके या जिस तरह मर्ज़ी उनकी पावर को, उनके वेल्थ को अपने गेंस के लिए यूज़ करती है, तो उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। वेल देखा जाए तो ये कॉलोनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी भी जारी है, और अब हम इसको इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी या नियो कॉलोनियलिज्म भी कह सकते हैं। ये फ्यूचर की डिस्कशंस के लिए, लेकिन अभी तक आपके लिए ये आपको पता होना ज़रूरी है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर एक ताकतवर मुल्क छोटे ममालिक को, जो लेस पावरफुल मुल्क हैं, उनको पॉलिटिकली कंट्रोल करता है और इकोनॉमिकली उसकी वेल्थ को भी अपने गेंस के लिए यूज़ करता है। दैट्स कॉलोनाइजेशन। अब कलोनियलिज्म के अंदर दो मेन एक्टर्स होते हैं, एक मदर कंट्री होती है और एक कॉलोनी होती है। अब मदर कंट्री जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि द कंट्री वे पीपल हु लिव इन अ कॉलोनी आर फ्रॉम, कॉलोनी कम्स फ्रॉम यूजुअली अ सिंगुलर कंट्री, यानी जहाँ से जो कॉलोनिस्ट होते हैं वो जहाँ जिस मुल्क से आए होते हैं उस जगह पर। जैसे कोलंबस इंग्लैंड से निकल के यहाँ पर, सॉरी नॉट इंग्लैंड से निकल के, स्पेन से निकल के जब यहाँ पर आए, तो कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया 14 द लास्ट डेकेड ऑफ 1400s, जब उनके वॉयजेस हुए, तो दे बिकेम अ कलोनियल एक्सेसरी। दूसरी जो होती है, जो एक्टर होता है, वो कॉलोनी होती है, कंट्री और एरिया कंट्रोल्ड पॉलिटिकली बाय अ मोर पावरफुल कंट्री दैट ओफन फार अवे, यानी कि दूर दराज इलाके के अंदर सियासी तौर पे किसी एरिया को कंट्रोल करें तो वो उसकी मदर कंट्री की कॉलोनी होगी। जैसे कि ब्रिटिश ने जब इंटरवीन किया और उनकी जब कॉलोनीज आई, जेम्स टाउन बना, वर्जीनिया कॉलोनी बनी, पॉलीमाउथ बनी, तो ये सारे लोग जो थे ये माइग्रेंट्स थे या क्या कहते हैं, पिलग्रिम्स थे। अगर हम मैरीलैंड वगैरह की बात करें तो ये एक और मुल्क यानी कि द न्यू वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उधर गए और उन्होंने अपने आप को अपनी माइट के थ्रू उधर आबाद किया और आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके को कंट्रोल किया
और जो कुछ वो करते थे उसका डायरेक्ट एक ही उनका मिशन था कि उन्होंने मदर कंट्री को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करना है। Now, what are mainly the functions of a colony? Colony के main functions क्या हैं? Colonies were a way for mother country to engage in a practice of mercantilism or increase their power by creating a source for exporting exporting the raw material. ज़ाहिर बात है जितने भी कॉलोनिस्ट होते हैं वो जब भी किसी जगह जाते हैं तो उनके रॉ मटेरियल और उनकी वेल्थ के पीछे जाते हैं। मेन पर्पस तो वेल्थ ही है। फॉर एग्जांपल द न्यू वर्ल्ड अमेरिका की जो डिस्कवरी है वो भी ट्रेड रूट्स के चक्रों के अंदर वी वांट टू फाइंड अ ट्रेड रूट टू फॉर ट्रेडिंग विद इंडियंस। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल था, खुराक का वो एक गढ़ था और स्पाइसेस का एक गढ़ था। तो यूरोपियंस ने क्योंकि ऑटोमन्स की ब्लैकमेलिंग से वो लोग तंग थे तो उन्होंने अपने लिए एक ट्रेड रूट एक ऐसा ट्रेड रूट जिसमें ऑटोमन टेरिटरी से उनको गुजर के ना जाना पड़े, उस्मानी टेरिटरी से गुजर के ना जाना पड़े, तो उन्होंने अपने जब ट्रेड रूट्स को डिस्कवर करने के लिए जो वॉयजेस किए उसके तहत ही द न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ। तो रिसोर्सेज यानी कि इन पर्टिकुलर द रॉ मटेरियल इज द मेन रीज़न ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो दो फंक्शंस जो एक कॉलोनी के होते हैं वो एक तो ये है कि प्रोसीडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द पेरेंट कंट्री या पेरेंट स्टेट। नंबर टू, the land of the colonies can be used for producing raw material by the parent state। जैसे हमने आपसे पहले एक्सप्लेन किया, ये इकोनॉमी एज इन जनरल एंड रॉ मटेरियल एज इन पर्टिकुलर, ये दोनों मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी कॉलोनियल पावर के कहीं पे भी जाके अपनी कॉलोनी इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर हम लोग एक और टर्म के सामने एक्सपोज होते हैं। वी आर एक्सपोज टू अ न्यू टर्म दैट इज मर्केंटाइलिज्म। नाउ व्हाट इज मर्केंटाइलिज्म? मर्केंटाइलिज्म मर्चेंटिज्म से निकलता है। मर्केंटाइलिज्म वाज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म that sought to increase the prosperity and power of a nation through restrictive trade practices। अब आपको आज भी पता है कि जो आज भी एम्बार्गोज लगते हैं और रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, हमने उस मुल्क के साथ ट्रेड करनी है, हमने उस मुल्क के साथ ट्रेड नहीं करनी। और अगर एक मुल्क जो है उसके पास कोई रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो वो तो किसी दूसरे सॉवरेन मुल्क को नहीं रोक सकता ना जी कि आप अपना रॉ मटेरियल ना बेचें। तो लेकिन एक मदर कंट्री अपने कॉलोनीज़ को ज़रूर कंट्रोल कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट इंटरनेशनली बिके या ना बिके। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर बॉस्टन टी पार्टी का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। बॉस्टन टी पार्टी के अंदर क्या हुआ था कि चाय की पत्ती जो है ये ईस्ट इंडिया से आई थी और बॉस्टन बे के अंदर आके उन्होंने डॉक की थी। और उस वक्त जो सन्स ऑफ लिबर्टी थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिफोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन द अर्ली डेकेड ऑफ 1770s के अर्ली टाइम में ये बॉस्टन टी पार्टी का इवेंट हुआ था। 1773 to be very exact, if I'm not wrong. The year was 1773, and tensions were running high in the American colonies. The British Empire, in an effort to bolster their tea trade, had imposed a tax on tea, a staple of American life. But the colonists were having none of it. On the night of December 16th, a group of patriots, disguised as Native Americans, boarded 3 British ships in Boston Harbor and began to unload the tea. They worked quickly, throwing over 340 chests of tea overboard in just 3 hours. This act of defiance, known as the Boston Tea Party, would become a defining moment in American history. It was a bold statement, a message to the British Empire that the American colonists were willing to fight for their rights and freedoms. In response, the British government would impose harsher policies on the colonists, leading to the American Revolution and the birth of a new nation. तो जैसे बॉस्टन टी पार्टी की के अंदर भी वो जो सारी चाय की पत्ती आई थी, फॉर एग्जांपल मोलासेस एक्ट, हम अगर मोलासेस एक्ट को ही देखें। Crazy history facts. The Molasses Act of 1733 was imposed by the British Parliament on the American colonies, taxing imported molasses from non-British colonies. The aim was to protect British West Indian sugar producers. However, due to lax enforcement, smuggling became prevalent. This act contributed to colonial resentment toward British taxation and trade policies.
ultimately playing a role in the lead up to the American Revolution. या शुगर एक्ट को देखें 1764 अमेरिका जो बरतानिया ने अमेरिका पे लगाया था, दैट वाज ऑल डन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन द इकोनॉमी ऑफ दोज कॉलोनीज, जो कि 13 कॉलोनियाँ बरतानिया की मौजूद थी अमेरिका के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए वो सारा मामला आया था। तो सिमिलरली जो मर्केंटाइलिज्म होता है उसकी प्राइमरी जो उनका जो गोल होता है उसके अंदर ये होता है कि टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड द पावर ऑफ द नेशन ऑफ अ नेशन थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करके मदर कंट्री की इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करना। इट्स गोल वाज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द स्टेट्स गोल्ड एंड सिल्वर बाय एक्सपोर्ट्स रादर देन to deplete it through imports. It also sought to support domestic employment. यानी कि ये लाइन वेरी क्लियर है अपने इलस्ट्रेशन के अंदर कि बजाय के गोल्ड की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाए थ्रू माइनिंग, इट्स बेटर कि आप एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही अपने गोल्ड एंड सिल्वर को यानी अपनी दौलत को, अपने पैसे को कंट्रोल करें। डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। फॉर एग्जांपल अगर चाय की पत्ती जो है, फॉर एग्जांपल शक्कर मोलासेस जो है, अगर वो वेस्ट इंडीज़ से न्यू वर्ल्ड में आ रहे हैं, अमेरिका में आ रहे हैं, और दूसरी जगह वो इंडिया से उधर आ रहे हैं, तो उनकी प्राइस कम हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया जाता है ताकि मैक्सिमम प्राइस के ऊपर हमारी चीज़ बिके। तो सिंपल इकोनॉमिक्स का कानून है। ये जो डायग्राम आपके सामने है ये मर्केंटाइलिज्म की, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये मदर कंट्री जो है ये लो प्राइस के ऊपर रॉ मटेरियल, फर, लंबर, फूडस्टफ, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये लो प्राइस पे मदर कंट्री कॉलोनी से ख़रीदती है और उसको मैन्युफैक्चर करती है और हाई प्राइस पे फिर दोबारा गुड्स को बेचती है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम आगे देखेंगे कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो इंडियंस ने बेसिकली इन लोगों के जो ब्रिटिशर्स हैं इनकी चीज़ें ही खरीदनी बंद कर दी थी। दैट वाज वेरी बिग ब्लो फॉर द ब्रिटिश एज इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो ये जैसे आपके सामने डायग्राम है, ये भी आपको मर्केंटाइलिज्म की एक तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड। ये जो कलोनियलिज्म है इसकी स्टार्टिंग एज ऑफ डिस्कवरी से हुई जी। इनका यूरोपियंस का जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है वो टर्क्स का जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे उन्होंने फतह हासिल की, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 1453 के अंदर 1453 के अंदर उनकी कॉन्स्टेंटिनोपल के कॉन्क्वेस्ट से इनका अर्ली मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है जी। और इसका सेहरा तकरीबन जो सेहरा है, द स्पीयर हेडर ऑफ दिस होल एज ऑफ डिस्कवरी, उसका ताज हम एक पोर्टुगीज़ प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सर पे रख सकते हैं, हु लिव फ्रॉम 1394 टू 1460। उसने जो सी रूट्स डिस्कवर किए अपनी इसलिए इसको द नेविगेटर कहा जाता है, अपनी नेविगेशन से बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड हेल्प्ड फ्यूल द एज ऑफ डिस्कवरी। नए नए समंदरी तजारती रास्ते डिस्कवर हुए and the sea routes were preferred by the Europeans due to the lack of Ottoman naval forces. उस्मानियों के पास इतनी तगड़ी नेवी नहीं थी कि वो कंट्रोल कर सके और दूसरी हॉस्टाइल नेशंस जो थी, जो मेडिटेरेनियन के और अरेबियन सी के इर्द गिर्द थी, उन पे फौजी और नेवल पावर का मत्था लगाने के बजाय, उनसे फड्डा लेने के बजाय, उनसे डिप्लोमेसी करके और अपनी चीज़ों को इनसिक्योर करने के बजाय यूरोपियंस लुक्ड फॉर द ट्रेड रूट्स, मैरिटाइम ट्रेड रूट्स, समंदरी तजारती रस्तों को ने तलाश किया। डेकेड्स लग गए जी सेलर्स को इंडिया रीच करने के लिए। इट टुक decades and thousands of lives and dozens of vessels lost in shipwrecks and attacks. ये जो यानी कि दहाइयों की मेहनत के बाद डिगामा लैंडेड इन कैलिकट on May 20th, 1498. Vasco da Gama, a Portuguese explorer, embarked on a historic voyage in 1497 that would forever alter the course of history. Tasked by King Manuel I, da Gama's mission was to find a direct sea route to India
bypassing the perilous overland routes dominated by Arab and Venetian traders. After navigating around the Cape of Good Hope, da Gama and his fleet reached the Indian city of Calicut in May 1498. This pioneering journey not only established a sea link between Europe and Asia, but also paved the way for an era of global maritime trade. Da Gama's success helped Portugal dominate the spice trade, leading to an era of economic prosperity and European colonial expansion in Asia. यहाँ पर मज़े की बात यह है कि दो एरिया साइमल्टेनियसली डिस्कवर हो रहे हैं। एक डिगामा 1498 को वास्को डिगामा इंडिया कैलिकट आ रहे हैं समंदरी रास्ते से। दूसरा 1494 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग में अमेरिका भी डिस्कवर हो रहा है। उसको डिस्कवर करने वाला विद द हेल्प ऑफ क्वीन इज़ाबेला और प्रिंस फेडरलन, उनकी हेल्प से जो अमेरिका डिस्कवर कर रहा है साइमल्टेनियसली 1494 में, वो कोलंबस है। तो इंडिया का सी रूट के थ्रू, समंदरी रस्तों के थ्रू जो इंडिया की तरफ डिगामा का पहुंचना, और समंदरी रस्तों के थ्रू ही उसका कोलंबस का अमेरिकानोज में पहुंचना, वो भी सेम डेकेड के अंदर ही हो रहा है। ये एक अमेजिंग सी बात है। Now, this unopposed access to Indian spice routes boosted the economy of Portuguese empire। जाहिर बात है, अब ये नॉन स्टॉप एक अनअपोज्ड अनचैलेंज किस्म का सी रूट जो है, इसने पोर्चुगीज़ की एम्पायर को बहुत फ़ायदा दिया जी, विच वॉज प्रीवियसली बेस्ड अलॉन्ग नॉर्दर्न एंड कोस्टल वेस्टर्न अफ्रीका। अब वो इंडिया भी इन्फिल्ट्रेट कर गए। ये एक मैप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पोर्चुगीज़ और स्पेनिश मैरिटाइम रूट्स जो हैं वो इन 16th सेंचुरी क्या प्ले कर रहे हैं, और ये सारे रूट्स जो हैं ये 16th सेंचुरी तक 1500s तक इसको कंट्रोल जो है ये पोर्चुगीज़ और स्पेनिश कर रहे थे। अभी ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, इस कॉलोनाइजेशन के जो जीत है, द रेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियलिज्म की रेस के अंदर अभी ग्रेट ब्रिटेन एंटर नहीं हुआ था। Now enters the East India Company. East India Company was an English and later British joint stock company founded in 1600s and dissolved in 1874. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर दिया गया था 1600s के अंदर, ये पहला चार्टर नहीं था जो जेम्स द फर्स्ट ने दिया था। किंग जेम्स ने बहुत से और कंपनीज़ को चार्टर दिया था, जिसमें वर्जीनिया कंपनी थी जो द वर्जिन क्वीन के रेफरेंस से उधर उसके नाम पे रखी गई थी। जेम्स टाउन कॉलोनी थी, पॉलीमाउथ थी। तो वो जो अमेरिका के अंदर जो बरतानिया की कॉलोनीज़ जो हैं, जो कि ईस्ट साइड के ऊपर वो इंस्टॉल हो रही थी, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उन्हीं चार्टर्स के अंदर एक चार्टर जो है वो ब्रिटिश किंग ने इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दिया। तो देखने की मज़े की बात ये है कि इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर, और दूसरी जगह जेम्स टाउन, पोलेमाउथ एक्सेट्रा, इनको भी ये चार्टर, ये दोनों एंड्स पे अमेरिकन कंपनीज़ को और ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोनों को, वो उस वक्त अमेरिका नहीं था, द न्यू वर्ल्ड कहलाता था, इन दोनों को चार्टर 1600s के अंदर ही, द फर्स्ट डेकेड और सेकंड डेकेड ऑफ 1600s में ही दिया गया। तो इट वाज द सेम गेम प्लान। ये शुरू में इनिशियली ये इनका काम, इनको जो चार्टर दिया गया था, इट वाज फॉर्म्ड टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन रीजन, इनिशियली इन द ईस्ट इंडीज़ if you may, it is Indian subcontinent and the Southeast Asia। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप यू शुड रिमेंबर, इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, उसके बाद समवॉट म्यांमार भी आता है। तो ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 कंट्रीज़, इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। द कंपनी साइज seized control of large parts of Indian subcontinent and colonized parts of Southeast Asia and Hong Kong। ये हांगकांग तक जो वो ओपियम वॉर्स भी हुई थी यानी कि मिड 1800s की, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लड़ी थी, और उसके अंदर काफ़ी सेलर्स जो थे वो इंडियंस थे, जो कि हांगकांग को कैप्चर करने में जिन्होंने ब्रिटानिया का साथ दिया था। Now, unlike other colonies, East India Company had its own armed forces
in the form of companies, three presidency armies. तीन presidency armies थी जी operating under East India Company, totaling around 2,600 soldiers, twice the size of British Army at the time. East India Company was the biggest military force ऑपरेटिंग अंडर ब्रिटिशर्स. जो बरतानिया की जो अपनी रॉयल आर्मी थी, जो बरतानिया की अपनी फ़ौज थी, उससे भी दुगनी फ़ौज थी जी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके अंडर ऑपरेट कर रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ऑपरेट कर रही थी. ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑपरेशंस had a profound effect on the global balance of trade, almost single-handedly revising the eastward drain of Western bullion. It was the biggest and most successful कंपनी अंडर ब्रिटिश रूल. ये बरतानिया के रूल के अंदर इसने ग्लोबल बैलेंसी ट्रेड का इसने ख़राब कर दिया. वाई? इट वॉज द रिचेस्ट अमंग ऑल. The granting of a royal charter to the British East India Company in 1600 was a watershed moment in the history of global trade and colonialism. Endowed with exclusive trading rights in the East Indies, the company gained immense power and influence, effectively becoming an extension of British imperialism. With the backing of the Crown, it established trading posts, conducted commerce, and eventually expanded into territorial rule in India. The company's charter laid the groundwork for British dominance in the Indian subcontinent and the emergence of the British Empire as a global superpower. इनको जो चार्टर है जी वो 31 दिसंबर 1600 के अंदर मिला. द क्वीन रिस्पॉन्डेड फेवरेबली to the petition by George Errol of Cumberland and 218 others in regards to the Royal Charter for East India Company. So इनको जो मालकान में जो जॉर्ज एरल ने ऑफ कम्बरलैंड ने जो चार्टर पेश किया क्वीन को 31 दिसंबर को, वो उसने इनके फेवर के अंदर कर दिया. शी ग्रांटेड हर charter to their corporation named Gurner and Company of Merchants of London trading into East India. This was the name of the corporation जो कि फ्यूचर के अंदर ईस्ट इंडियन कंपनी कहलाएगी. For the period of 15 years, this charter awarded the company a monopoly. 15 साल तक कोई भी और बरतानिया का वेसल इंडिया में इनके अलावा ऑपरेट नहीं करेगा. दिस इज़ वन ऑफ द शिक्स, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दैट चार्टर. और ये सिर्फ चार्टर 15 साल का जो मोनोपोली थी, ये चार्टर के मुताबिक सिर्फ इंडिया के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, बल्कि all they had the monopoly over the trade of all the countries east of the Cape of Good Hope and west of the Strait of Manglin. अब मैंगलिन और केप ऑफ गुड होप के दरमियान जितना भी एरिया आ रहा है, सब पे इनकी हेजमनी, इनके पास कंट्रोल और मोनोपोली मौजूद थी. सो इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया आने से पहले कंपनी ओपनड अ फैक्ट्री in Bantam on Java on its first voyage, and imports of pepper from Java remained an important part of company's trade for 20 years. Bantam's factory closed in 1683. 1683 के अंदर इन्होंने बैंटम की फैक्ट्री जो है वो क्लोज कर दी आफ्टर 20 years. The company achieved a major victory over Portuguese in the Battle of Savle in 1612 at Soveli in सूरत. अब ये सूरत में जो बैटल थी 1612 की, उसने इनका जो फुट होल्ड है वो इंडिया के अंदर मजबूत किया था. आपको यू शुड रिमेंबर कि जो ये सेवली है, ये एक बीच है in the urban beach along Arabian Sea, situated near a village of Suvli in the Hazriya suburb of Surat in Gujarat state. ये गुजरात के इलाके की एक बीच है जहाँ पर इन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ जंग की. बाय द वे, आज भी इंडिया के अंदर ये नीचे केरला वाली साइड पे आपको अफ्रीकन ब्लैक्स का भी एक गांव मिल जाएगा. सो इट वाज नॉट ओनली इंडियंस हु वर colonizing, it was not only Britishers who were colonizing India, but Britishers came
इन एंड टुक ओवर ऑल द स्पॉइल्स। वो सारे जो पोर्चुगीज़ ने और स्पेनिश ने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अपनी इंस्टॉलेशंस की हुई थी इंडिया के अंदर, वो दे टुक इट ओवर, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। After these battles, the company decided to explore the feasibility of a foothold in the mainland India with official sanctions from both British and the Mughal Empire, and requested that the crown launch a diplomatic mission. तो कैसी बात है, एक प्राइवेट कंपनी के लिए ब्रिटिश क्राउन ने बकायदा डिप्लोमेटिक मिशन लॉन्च किया, एंड राइटफुली सो बिकॉज दे वर registered chartered company. The high profits responded by the company after landing in India initially prompted James I to grant subsidiary license to other trading companies in India. जाहिर बात है, जेम्स द फर्स्ट ने जब इतना मुनाफा आता हुआ इंडिया से देखा तो उन्होंने पहले और कंपनियों को भी इंडिया का रुख करने का मौका देने की कोशिश की, लेकिन येट अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्या कह सकते हैं उसको लॉबीज थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी इंग्लैंड में. हाउएवर इन 1906 ही रिवॉर्डेड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड. जो पहले 15 साल था वो अब इनडेफिनेट पीरियड का चार्टर हो गया with the proviso that its privileges would be annulled if trade was unprofitable for 3 consecutive years. कि उनका जो ये चार्टर या प्रिविलेज ये अनल्ड कर दिया जाएंगी, ये ख़त्म कर दी जाएंगी 3 साल अगर उनको मुनाफा कंसेक्यूटिवली ना आया तो. जो मेन मसला जो ऑपोजिशन थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फेस करनी पड़ी वो मेनली फ्रॉम डच करनी पड़ी, डच ईस्ट इंडीज़ जो आजकल इंडोनेशिया एंड पुर्तगीज़. मैंने बताया कि ये लोग ऑलरेडी इंडिया के अंदर कॉलोनीज बना चुके हुए थे और हमने इसको प्रीवियसली डिस्कस कर दिया. द डच लेकिन वो क्या कहते हैं कि ज़माना चल गया गज़ब की जाल. डच ने वर्चुअली अपने जो मेंबर्स थे फ्रॉम ईस्ट इंडिया उनको अबेंडन कर दिया था आफ्टर, नहीं वर्चुअली एक्सक्लूड कर दिया था कंपनी से जो ईस्ट इंडीज़ फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के जो उनकी कंपनी थी बिकॉज ऑफ एम्बोनिया मैसेकर इन 1623, an incident in which English, Japanese and Portuguese traders were executed by Dutch authorities. उन्होंने उनको पकड़ के मैसेकर कर दिया. ज़ाहिर बात है दुश्मनी में ऐसा ही होता है. But the company's defeat of the Portuguese in India जो 1612 के अंदर पोर्चुगीज़ की डिफीट हुई, won them trading consensus from the Mughal Empire. Now only one company left in India, the mainland India, and Mughals were with good trading relationships with them. इनिशियली जो कंपनी है जी उसने सिल्क के अंदर, कॉटन के अंदर, इंडिगो के अंदर और सॉल्ट पेपर एंड अदर स्पाइसेस ये इनके अंदर ट्रेड शुरू की. दे एक्सटेंडेड देयर एक्टिविटीज़ फ्रॉम पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया एंड देन ईस्ट एशिया. ये सारा एरिया आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने कब्ज़ा तो नहीं कहेंगे, कवर करना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्क्वेस्ट. सो इंडियन colonization was very different from American New World colonization. यहाँ पर वो अभी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ चल रहे हैं आगे, यानी कि इज़्ज़त से काम कर रहे हैं. 1640 के अंदर उनको इसी तरह की परमिशंस जो हैं ट्रेड करने की ये विजयंगरा एम्पायर से, उन्होंने विजयंगरा एम्पायर से और उनके रूलर से भी मिल गई. विजयंगरा एक मिडीवल इंडियन एम्पायर है जो कि साउथ उस टाइम थी, एक मिडीवल इंडियन एम्पायर थी जो कि साउदर्न इंडिया के एरियाज़ को जो मॉडर्न क्या कर्नाटका कर लें, आंध्र प्रदेश कर लें, तमिलनाडु कर लें, केरला, गोवा, इन एरिया को जो कवर करती थी उनसे भी इनको एक इजाज़तनामा मिल गया कि आप ट्रेड कर सकते हैं. उन्होंने एक सेकंड फैक्ट्री जो है ये मद्रास के अंदर लगा दी इन द ईस्टर्न कोस्टल साइड. अब रिमेंबर दीज ऑल फैक्ट्रीज दैट दे वर इंस्टॉलिंग, दे आर गोना बिकम फोर्ट्रेसेस इन द फ्यूचर. उनको एक जहेज़ के अंदर सूरत के पास देखे एक उधर भी एक फैक्ट्री मिल गई, अ फॉर्मर पोर्चुगीज़ आउटपोस्ट बेसिकली गिफ्टेड टू इंग्लैंड एज डाउरी इन मैरिज ऑफ कैथरीन ऑफ बर्गेंजा टू चार्ल्स II. आप देखें चार्ल्स II मैंने आपको बताया था कि
60 के अंदर जो सिविल वॉर हुई थी उसमें चार्ल्स द फर्स्ट को ब्रूटली क्या कहते हैं हैंग कर दिया गया था, और चार्ल्स द सेकंड ने उसको सक्सीड किया था। अब चार्ल्स द सेकंड की शादी के तहत जब उसने कैथरीन ऑफ बुरगेन्जा के साथ उसकी शादी हुई, उनको एक और भी जो आउटपोस्ट है इंग्लैंड को, जो कि बॉम्बे के आइलैंड से थोड़ा सा दूर थी सूरत के अंदर, वो उनको गिफ्ट हो गई। अब 1686 की और 86 से 1690 तक की जो एंग्लो मुग़ल वॉर थी, उसमें कंपनी को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन औरंगज़ेब ने उनको फिर भी इजाज़त दे दी कि आप जो जो गंगा के प्लेन्स हैं उसके इर्द गिर्द, यानी कलकत्ता के पास, कोलकाता के पास आप अपनी एक फैक्ट्री इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इजाज़त मिल गई थी। तो बजाय कि एक मुग़ल एम्परर जो औरंगज़ेब है वो इनको हराने के बाद इनको एग्ज़ाइल करता, निकाल देता मुल्क से बाहर, उसने फिर भी इनको इजाज़त दी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू स्टूडेंट्स इज़ कि अब इंटेंशंस तो पता लग गई थी औरंगज़ेब को, तो वॉजंट ही एन ओवर कॉन्फिडेंट इडियट जिसने फिर भी इनको उधर रहने की इजाज़त दी। और फ्यूचर में बताता है सारा, आगे हम देखेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस काइंडनेस को, फॉरगिविंगनेस को एक्सप्लॉइट किया। अब इस एरा के अंदर जो दूसरी कंपनियां थी, पुर्तगीज़ की, फ्रेंच की, डच की, डैनिश की, वो भी अपना एरिया एक्सपैंड कर रही थी। कंपनीज विक्ट्री अंडर रॉबर्ट क्लाइव इन 1757 बैटल ऑफ प्लासे एंड अदर विक्ट्रीज इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जो बिहार के अंदर है, उसने सलिटिफाई कर दिया यानी कि जो कंपनी रूल है इन इंडिया आफ्टर दे डिफीटेड शाह आलम द सेकंड 2 पॉइंट इन द दीवान, और ये वो सारी कहानी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये मैंने एक छोटा सा आपको ना बिल्कुल छोटा सा क्रैश कोर्स करवाने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि जो बाकी तो कंपनीज की विक्ट्री हैं, कंपनी की विक्ट्रीज जितनी मर्जी देख लें, लेकिन बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ बक्सर ये कंपनी का रूल का स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल 1757, जहाँ पर दे बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया अंडर रॉबर्ट क्लाइव। सो माय पॉइंट जो मैं आपसे यहाँ पर सवाल करना चाह रहा हूँ कि 1686 की जो एंग्लो मुग़ल वॉर थी, उसके अंदर औरंगज़ेब हैड द अथॉरिटी एंड द पावर एंड ही कुड एग्जाइल देम आउट ऑफ इंडिया। उन्होंने इनको जब रहने की जगह दी तो डेफिनेटली इन लोगों ने अपनी जो फैक्ट्रीज थी उनके अंदर एनिमेशन वगैरह जमा किया, मुख्तलिफ जो रेबल नवाब्स एंड रेबल लोग थे उनको ख़रीदा, ब्राइबरी अदर अयाशियों के तहत उन्होंने इंडियंस जो मुग़ल कोर्ट के लोग थे उनको उन्होंने अपने साथ अटैच किया और दे बिकेम द डिफेक्टो रूलर्स ऑफ द लोअर जेनेटिक गंगा के जो प्लेन्स हैं और लोअर प्लेन्स ऑफ गनेटिक प्लेन्स के वो रूलर बन गए बाय 1773। अब यहाँ पर जो आखिरी जो क्या कहते हैं नेल इन द कॉफन, वो एंग्लो मसूर वॉर थी 1766 से 1799 के अंदर, जहाँ पर टीपू सुल्तान हारा एंड इट लेफ्ट इन कंट्रोल ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया साउथ ऑफ सुतलेज रिवर। नाउ दे बिकेम द वन एंड ओनली एंड द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स। अभी जो मामला रह भी गया, जहाँ पर कुछ डर भी था, वो मरहट्टास का था जी। अब मरहट्टास को तो मैनेज उन्होंने कैसे किया हम आगे देखते हैं। विद द डिफीट ऑफ मरहट्टास नो नेटिव पावर प्रेजेंटेड अ थ्रेट फॉर कंपनी एनी मोर। मरहट्टास जो आखिरी मिलिट्री ताकत रह गए थे उनको भी हटा दिया गया, और मरहट्टास के हराने में वैसे हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसके अंदर शाह वलीउल्लाह ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इफ़ यू अगर आपको इस बात पे कोई अफसोस ना हो और वो आप इमोशनल ना हो, बिकॉज शाह वलीउल्लाह मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर थे, तो एक अल्लाह के वली थे। नाउ देयर वर 2 फॉर्म्स ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। नंबर 1, दो तरीके से कंपनी ने इंडिया को रूल किया। नंबर 1 तो वो था उन्होंने आउटराइट डायरेक्टली तौर पे जंग करके उनको अनेक्स किया अपने रूल के अंदर।
जिसके अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है NWFP, वो 1801 के अंदर, दिल्ली 1803 के अंदर, इस तरह करते करते सिंध 1843 के अंदर, एंड कश्मीर 1856 के अंदर, 1849 के अंदर। लेकिन कश्मीर जो है एंग्लो सिख वॉर के बाद जब जीत लिया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने एक मुआहदा करके 5 मिलियन रुपीज़ और लाहौर के एवज वो दे दिया, वापस बेच दिया to the Sikhs. Now, to the Dogra dynasty of Jammu and Kashmir. Now, and it became a princely state. ये bought property थी, ये खरीद लिया था डोगरास ने। In 1854 अभी देखें, अभी जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या म्यूटिनी ऑफ स्पॉइस अभी नहीं हुई। ये सारी बातें म्यूटिनी ऑफ स्पॉइस से पहले हो रही हैं। इन 1854 Berar was annexed and the state of Oudh was annexed after 2 years. Now, the second form of the rotation of power was, जो दूसरा तरीका था इनका जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका इंडिया को रूल करने का, वो था थ्रू ट्रीटीज़ एंड जिसके अंदर जो इंडियन रूलर्स थे, जो छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो उन्होंने उनकी हेजेमनी एक्नॉलेज कर ली थी। सिंस द कंपनी operated under financial constraints, it had to set up a political underpinning of these rulers. How can they underpin these rulers? By installing their own political rule. और इस चीज़ को legitimize करने के लिए या अमल दरामद में लाने के लिए the most important support came from the subsidiary alliance with the Indian princes during the first 75 years of कंपनी रूल। बिकॉज जितने भी प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो अपने आप को एक आज़ाद रियासतें कंसिडर, बिकॉज मुग़ल रूल के अंदर सरबना मुग़लों के अंडर था। अब अपनी आज़ादी और अपनी लालच के चक्कर में उन्होंने इंडिया को उन्होंने ब्रिटिश इंडिया ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सलाम दुआ कर ली अच्छी खासी। अब ये मैप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ जी, ये वाला मैप, ये दो मैप्स डिफरेंट है। यहाँ दो इंडिया के आपको नक्शे नज़र आ रहे हैं। एक 1765 का, अब ये देखें लाल सा निशान कितना थोड़ा सा है। अब आगे चले जाए 1805 में लाल निशान थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1837 में लाल निशान किधर तक पहुँच गया, और 1857 के अंदर देखें तो लाल निशान किधर तक पहुँच गया। ये सारा जो लाल निशान है, ये सारा ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, और जो जितना भी येलो निशान है, ये वो प्रिंसली स्टेट्स हैं कि जो कि विद अलायंस और ट्रीटी हैं विद ईस्ट इंडिया कंपनी। और जितने वो हरे निशान हैं, अब वो भी अंडर रूल तो है, लेकिन सम वॉट वो जैसे पंजाबी में कहते हैं शुरली पटाखा, वो थोड़ा सा शुरली पटाखा चला रहे हैं, और ये इनके साथ हल्की फुल्की झड़पें जारी रखते हैं। एंड विद इंटरवेंशन ऑफ द क्राउन ये भी सारे सबड्यू हो जाएंगे वन वे और अनदर। नाउ माई क्वेश्चन में, अब मैं आपको दो क्वेश्चन देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मरहट्टास जो हैं वो लास्ट पावरफुल फोर्स थी जो किसी तरह भी ब्रिटिश इंडिया को रोक सकती थी। और वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। अगर अब्दाली मरहट्टास पे हमला ना करता तो क्या ये इंडिया के लिए बेहतर होता? क्या जो उस वक्त के एलीट्स थे, यानी कि मुसलमानान हिंद जो थे, बिकॉज दे वर द एलीट्स, दे वर द रूलर ऑफ इंडिया, जो मुसलमानान हिंद थे, क्या उनको मरहट्टास की आर्मी को ज्वाइन करके यूनिफाइड तरीके से क्राउन को या ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकना चाहिए था? या जैसे उन्होंने किया, वो अब्दाली के साथ मिले और उन्होंने मरहट्टास को डिसमेंटल कर दिया, और वो अब्दाली जिसने मरहट्टास को हराया, वो सेवियर का भी किरदार उसने अदा ना किया, एंड ही वेंट बैक टू अफगानिस्तान। अगर वो इंडिया में स्टे करता और ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज करता और उनको उनको बैकफुट पे आने देता या उनको फोर्स करता, तब तो हम कह सकते थे कि ही केम विद अ पॉजिटिव नोशन। लेकिन उसका जो मरहट्टास के साथ जंग है, इट रिजल्टेड इनटू अ डिबैकल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोलिंग इंडिया। सो और सेकेंडली, क्या लालच जो है वो इतनी ही ज़रूरी होती है, पावर की हो या वेल्थ की हो, कि इंसान अपने मुल्क को ही तोड़ के साइड पे कर दे? कंटेम्प्रेरी हालात के अंदर पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो पीटीआई है, वो बेशक जो गवर्नमेंट है वो भी एंटी स्टेट चल रही है,
लेकिन जब बंदा हार जाए, जिस तरह मर्जी हारे, तो हार कबूल कर लेनी चाहिए और स्टेट को चलते रहना चाहिए। ये पीटीआई का सारा नैरेटिव जो है, ये किसी हद तक एंटी स्टेट नहीं लगता आपको, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं लगता? इवन दो पीटीआई वाले ये सोचते हैं कि जो मिलिट्री क़यादत है, वो हमारे ख़िलाफ़ है, जो व्हाट्सोएवर वो एक आर्मी ऑफिसर्स का मामला है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन रियासत तो स्टे करने के लिए होती है। तो क्या पीटीआई का अभी करंट पॉलिटिकल स्टांस जो है, ये वही पॉलिटिकल स्टांस नहीं है जो कि मरहट्टास के टाइम पे या मुगल्स के टाइम पे बाकी प्रिंसली स्टेट्स ने लिया और अपनी ताकत को सॉलिडिफाई करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए, कायम रखने के लिए उन्होंने स्टेट को ही दांव पे लगा दिया। तो क्या हमारे आज के पॉलिटिकल लीड वही सेम गलतियां दोहरा नहीं रहे? ये एक क्वेश्चन था मेरी तरफ से आप लोगों के सोचने के लिए। आई होप ये जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया ये आपको अफाका दे और आपको फ़ायदेमंद हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।